गुड मॉर्निंग। नहाना धोना हो गया और बच्चे गए ऑफिस। मैं फिर आपके सामने। कल मैं लेटे लेटे सोच रही थी कि कहानी हो या कविता या पूरा, उसी में याद आ गया कि पुराने जमाने के कलाकार स्टाइल मेकर होते थे, जिनकी एक स्टाइल है ये रोमांस में, और ये इस देवदास टाइप की मूवी करने में, राज कपूर ऐसे वाले में। तो वो एक तरह से कभी कभी हम लोग लगता था कि बुरा चीज है, ये क्या अपने आप को खुद एक ही तक समेट दिया। लेकिन बाद में कब ये सोचा कि अगर समेट दिया तो बुरा क्या है, पहचान तो थी ही उनकी कि हाँ ट्रेजेडी किंग है या रोमांटिक फिल्मों के हैं। बाद में कलाकार आए, स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह। उसी तरह से हम रचनाकारों का भी एक स्पेशलाइज फील्ड होता है। कोई कहानी अच्छी लिख लेता है, कोई कविता, कोई लेख में धुरंधर है। पर जो वर्सटाइल होते हैं, निसंदेह उनके लिए तो संतोष की बात है कि वो हर चीज कर ले रहे हैं और उनके लिए संतोष है। पर बढ़ती हुई आबादी को देखकर किसी को काम न मिले और कोई हर विधा में माहिर है। इवन जब कभी देखते थे कि मेरे हस्बैंड थे ज्ञान बटोरने में इतने माहिर, उनको मधुबनी पेंटिंग से लेके साड़ी के काउंट्स, कितने ग्राम सिल्क, कितना क्या, यानी आप अगर जुडिशरी में है तो वो सबको दूसरे डिपार्टमेंट का भी बता सकते थे कि आपके डिपार्टमेंट में क्या, आपके डिपार्टमेंट में क्या। तो ज्ञान की इंतहा भी चिंता का विषय है। बातें करेंगे ज्ञान के ग्लोबल हो जाने से, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। फिलहाल तो इस समय आप मेरी कहानियां सुनिए। पहली कहानी है गंदा बच्चा। अक्सर माँ लोग डांट देती हैं या जाओ हम तुमसे नहीं बोलते, गंदे बच्चे। तो उसी गंदे बच्चे के शीर्षक को लेके मैंने कहानी बनाई, गंदा बच्चा। सोनू, मम्मा की चीखती हुई आवाज आई तो 6 वर्षीय नन्हा सोनू सहम गया। जी मम्मा। अब पता नहीं किस बात पे डांट पड़ेगी, चलो सीधे। होमवर्क हुआ कि नहीं, दिखाओ कॉपी। माँ वो उसका होमवर्क ना देख पूरा देखकर सपना भड़क गई। कान उमेटते हुए बोली, कहा था ना तुमसे होमवर्क पूरा करके तब खेलने जाना, गंदे बच्चे। आंखों से आंसू पोंछते पोंछते सोनू का होमवर्क जारी था। उसे गंदा बच्चा नहीं बनना था। सोनू सपना और अभय का एकमात्र पुत्र था। कई बार मम्मा से कह चुका था कि उसे अस्पताल से एक भाई ला दे, पर वो सुनती ही नहीं थी। होमवर्क पूरा होते होते सोनू फिर खुशी से उछल पड़ा और क्रिकेट का नन्हा सा बैट संभाल फिर दोस्तों के बीच। इस बार माँ भी कुछ नहीं बोली। तभी सभी बच्चों को सुसुबी आ गई और एक साथ चलो धार बनाने का कंपटीशन करते हैं। और बच्चे हंसी से लोटपोट होते हुए। सपना ऊपर से ये सब देख रही थी। तेजी से उतरकर नीचे आई, हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो ऊपर। 2 झापड़ लगा के बोली, मना किया था इन गंदे बच्चों के साथ मत खेलो, पर एक बार में तुम्हें समझ कब आता है। पर मम्मा, खबरदार बहस की गंदे बच्चों की तरह। अब तक सोनू के फिर आंसू निकल चुके थे। ये देखकर सपना और भड़क गई। अब ये लड़कियों की तरह रो मत, समझा? कितनी मुश्किलों से तो तेरा नाम शहर के सबसे अच्छे कॉन्वेंट में कराया है, पर तुझे तो अच्छा बनना ही नहीं है। मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। बेमन से दूध पीकर सोनू सो गया। मम्मी की हर डांट के बाद वो उसे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। उससे अच्छे तो पापा हैं। रात में ऑफिस से आते ही वो उनकी स्कूटर के आगे खड़ा हो जाता और वो उसे दूर तक घुमा लाते, टॉफी भी दिलाते, आइसक्रीम भी, और थके होने पर भी उसकी जिद पर गोद में उठाकर घुमाते। पर मम्मा भी तो अच्छी है। सोनू का बाल मन डामाडोल हो जाता। रात को जब वो उसे चिपटा कर सोती है तो माँ उसे परी जैसी लगती। पर आज तो उसने ड्राइंग रूम बुक में मम्मा को गंदी मम्मा बनाया, डांटा क्यों? अब सोनू ड्राइंग रूम अपने बाबा को दिखाने नीचे आ रहा है। रास्ते में बगल के मकान में रहने वाली प्रियंका दिखती है, जो उसके ही घर आ रही है। वो सोनू के हाथ में ड्राइंग की कॉपी देख के पूछती है, क्या बनाया? सोनू को प्रियंका बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लड़कों की तरह छोटी छोटी निक्कर और बनियान पहनकर टहलती रहती है और बाल भी तो लड़कों जैसे। लड़कियां गंदी होती है, शिकायत भी कर देती है, वो दोस्त नहीं होती। देख,
ये तू, वो प्रियंका को चित्र दिखाकर चिढ़ाता है। ये चुड़ैल मैं नहीं हूँ। वो गुस्से में सोनू की ड्राइंग बुक का पन्ना फाड़ देती है। उत्तेजित सोनू उसके बाल नोचने के बाद उसे धक्का दे देता है और प्रियंका ने उसको हाथ पकड़कर दांतों से काट लिया है और चिल्ला चिल्लाकर अपनी मम्मी को बुलाना शुरू कर दिया है और रोती भी जा रही है। शोर सुनकर सपना नीचे आती है और प्रियंका को रोते देख बिना सोनू से पूछे उसे 2 झापड़ लगाती है। फिर तूने लड़की पे हाथ उठाया, क्या हो गया है तुझे? मम्मा चुप रहो, हर समय शैतानी, नाक कटा के रख दी। सोनू के गालों पर फिर आंसू बह रहे हैं। सब बुरे हैं। बाबा खुद तो टीवी पे गाने देखते हैं, पर अगर वो उन गानों पर डांस करता है तो वो गंदा बच्चा। पापा न्यूज देखते हैं तो वो भी ध्यान से देखता है और अंकल से कहता है ये मोदी तो पागल है, देश का बंटाधार करके ही मानेगा। उसके पापा उसे झिड़क देते हैं, सोनू बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो। सोनू घुटने में मुंह छुपा के बैठा है, क्या करे वो। तभी उसे पीहू का ध्यान आता है। हाँ, मम्मी से पीहू के यहाँ चलने को कहता हूँ। कितनी प्यारी सी है, फ्रिल की फ्रॉक पहने, गोल मटोल सी पीहू, गुड़िया जैसी। जैसे ही आंटी के यहाँ जाते पीहू खुश हो जाती। सोनू भैया, उसकी भोली आंखें खुशी से चमक उठती सोनू को देखकर। आश्चर्य, आज मम्मा उसके एक बार कहने पर ही पीहू के यहाँ चलने को तैयार हो जाती है। वो भी उछलते हुए कपड़े बदलने चल देता है। पीहू की मम्मी, मम्मी की तो सहेली है, पर वहां पहुंचकर उसे धक्का लगता है। पीहू के घर का सारा सामान पैक है। पीहू की मम्मी उनका स्वागत करती है। मम्मी कह रही है पीहू की मम्मी से, तुमने ट्रांसफर का तो बताया था, पर इतनी जल्दी? ओह, तो मम्मा को पता था कि पीहू जा रही है, इसीलिए आने को तैयार हो गई। सब झूठ बोलते हैं। सोनू को फिर गुस्सा आ रहा है। घर आकर सोनू फिर किसी तरह से रुलाई रोके हुए है। मम्मा उसे खाना देती है। भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, दूध पीकर सो जाना, मम्मा कहती है। काम निपटाकर वो सोनू के लिए दूध लेकर ऊपर पहुंची है और सोनू को सोया हुआ पाती है। गोरे गालों पर आंसू सूख चुके हैं। बत्ती बंद करके वो सोनू की बालों में उंगलियां फिरा रही है। पता नहीं उसे इस समय सोते सोनू पर कितना प्यार आ रहा था। वो जानती है सोनू के खाना न खाने की वजह। अपनी रुलाई रोक वो सोनू को अपनी ओर घुमाती है। सोनू भी मम्मा कहकर अपनी छोटी छोटी बाहें सपना के गले में डाल देता है। मेरा अच्छा बच्चा, वो उसे सीने से लगा लेती है। नहीं मम्मा, मुझे नहीं बनना अच्छा बच्चा, मैं गंदा बच्चा हूँ। आगे के शब्द उसकी सुप्तियों में डूब जाते हैं। रोती सपना भी उसे चुप नहीं कराती, कोई दिलासा नहीं देती। उसे सोनू को मजबूत तो बनाना है। तो ये तो थी गंदा बच्चा और उसको अच्छा बनाने की माँ की मजबूरी, समाज में उतारना था। बहुत करीब है ये कथा मेरे दिल पे, जैसे लगता है मेरे ही घर की कहानी। और इसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ कि कहानियां तो वही रहती हैं। एक कहानी मेरी और सुन लीजिए, लंबी। उस कहानी का शीर्षक है सुख। माही कन्याकुमारी में समंदर के किनारे बैठी थी। समंदर की लहरें पूरे वेग से उछलती और नन्ही नन्ही बूंदें चेहरे को भिगो जाती। तेज चलने वाली वायु चेहरे पर बालों की लटें बिखरा देती। सुरम्य वातावरण में खोने के बावजूद मन में उठ रही ज्वार भाटे समलहरें उसे कभी पीछे खींच अतीत की ओर ले जाती, तो कभी विचारों की कोई वेगवान लहर वर्तमान से लेकर भविष्य की सैर करा देती। पति के गुजर जाने के बाद पहली बार वो घूमने निकली थी। इकलौता पुत्र विदेश में था, बेहद प्रतिभाशाली, और उसकी प्रतिभा को देश काल की सीमा में जंजीरों में जकड़ने का कोई अर्थ भी नहीं था। कभी कभी उसे स्वयं पर भी आश्चर्य होता। अकेले रहना, अकेले के दम पर सब कुछ मैनेज करना, खुश रहना शायद उसके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन चुके थे। शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि थी मही। छोटे क्लास से लेकर विश्वविद्यालय तक में टॉप करते रहना कर्म के साथ साथ भाग्य में भी लिखा कर लाई थी। आईआईटी टॉपर, अच्छा प्लेसमेंट, बस आगे और आगे। शादी भी समकक्ष पढ़ाई में अद्वितीय कुशाग्र से हुई। शादी के बाद 2 वर्ष जैसे पंख लगाकर उड़ गए। फिर पता चला वो मां बनने वाली है। परिवार तो बनना ही था, पर 1 मिनट अवाक सी रह गई मही।
समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हो कि नहीं। वो शुरू से ही कैरियर माइंडेड लड़की रही थी। सोच कर देखा तो लगा 7-8 महीने तो ऑफिस जा ही सकती है, फिर सबेरिकल लीव ले लेगी, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ज्वाइन कर लेगी। माँ जी, तुम्हारे बच्चे जिए की आवाज ने उसे उन्हें सोच की अवस्था से वर्तमान में लापटका। सामने एक दीनहीन महिला कटोरा हाथ में गोद में बच्चा उठाए खड़ी थी। यूं तो वो इस तरह भिक्षा देने वालों के खिलाफ सख्त थी, इस तरह के भिक्षा देने के खिलाफ थी, पर उसकी गोद के बच्चों पर नजर डाल उसका हाथ पर्स पर पहुंच गया। हाथ में 50 का नोट आया, वो उसके कटोरे में डाल उसके द्वारा दी गई आशीष को सुन पुनः सोच के बिखर गए सूत्र को संभाल विचारों में गोता लगा गई। हल्का अंधेरा गिरने लगा था। बेटा हुआ था उसे प्यारा सा, फिर कब ज्वाइन कर पाई। बच्चे के प्रबल आकर्षण में बंधी वो उसको क्रैश में रखने के ख्याल मात्र से ही कांप जाती। कितना भूला था उसका विवेक। एक दिन कंपनी से फोन भी आया, कब ज्वाइन कर रही हैं, साथ में सिंगापुर डेप्यूटेशन का ऑफर भी। कुशाग्र ने कहा भी तुम ज्वाइन कर लो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। पर मही की अंतरात्मा ने गवाही दे दी। अब विवेक ही उसका जीवन था, भोला भाला विवेक। मही और कुशाग्र तीक्ष्ण बुद्धि थे, विवेक भी अपवाद न था। क्लास दर क्लास टॉप करता गया और मही और कुशाग्र गर्व से भरते गए। अब मही को भी अपनी नौकरी छोड़ देने का जरा भी अफसोस नहीं होता। अपने नाम के अनुरूप ही वो धरती थी, सहनशील, जीवनदायिनी। माँ बनने से ही अपने में सृष्टि समेटे मही, कुशाग्र असामयिक मृत्यु को भी झेल लेती मही। कुशाग्र की असामयिक मृत्यु को भी झेल लेती मही। विवेक को इंजीनियरिंग में कोई रुचि न थी, उसे वैज्ञानिक बनना था। शोध के सिलसिले में अक्सर विदेशी रहता। कल उसका फोन आया था, तब वो मुन्नार में थी। विवेक की सरप्राइज विजिट। वो चौंक उठी, फिर बताया मुन्नार आई हुई हूँ, कल कन्याकुमारी। कोई बात नहीं माँ, मैं वहीं आ जाता हूँ। और फोन कट। अब मही की नजर फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पड़ी। विवेकानंद का इतिहास सामने था। नरेंद्र नाथ दत्त से एक कुशाग्र बुद्धि बालक के विवेकानंद बनने की कहानी। पर्स से दूरबीन निकालकर मूर्ति पर फोकस किया। विद्वता, संस्कार, आध्यात्मिकता, शांत चेहरा, पर मही को उस मूर्ति में कुछ और भी दिख रहा था। मूर्ति के शिल्पकार, एक मूर्ति में 3 चेहरे, नरेंद्र की माँ, वकील पिता और स्वयं नरेंद्र। अद्भुत आभा से देदीप्यमान चेहरा। फिर मही की नजर समंदर पर गई। वो भी कहाँ अकेला था, 3 समंदर का मेल, बेहद खूबसूरत दृश्य। फोन बज रहा था। माँ, कहाँ हैं आप? उत्तर सुनते ही 15 मिनट के अंदर विवेक हाजिर था। आते ही चरण स्पर्श कर गले लग गया। उसके हाथ में रोल की हुई एक मैगजीन थी, जिसे उसने माँ के आगे खोल दिया। ओह, मुखपृष्ठ पर विवेक, सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान से पुरस्कृत। वो एक बार पुनः गले लग गया। झिलमिलाती आंखें लिए मही को विवेक के चेहरे में भी, उसकी मैगजीन में छपे चेहरे पर भी 3 चेहरे दिख रहे थे, विवेक, कुशाग्र और मही। जड़ बनने का, पृथ्वी बनने का अभूतपूर्व सुख। क्या कोई अन्य सुख इसका मुकाबला कर सकता था? तो ये तो थी आज की 2 कहानियां, थोड़ी लंबी, पर ये कहानियां दोनों कहानियां तो मैं वैसे भी दिल से लिखती हूँ, पर आपको पसंद आएगी और इसमें आप अपने को ढूंढ पाएंगे। फिर मिलूंगी कहानियों के साथ, कविताओं के साथ। नमस्कार।